सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अच्छे खाते पीते घर से था। हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी। मेरी बहन, मम्मी और पापा थे। पापा की अपनी कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने की वजह से हमारा खुशहाल परिवार था। पापा और मम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करती थी क्योंकि हम ही उनकी पूरी दुनिया थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदतें अब बहुत ख़राब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे, जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर थे। वे हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकतें करते रहते थे। पहले पहल तो मुझे ये सब बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी इन्हीं में शामिल हो गया। कभी मम्मी पापा ने मुझे समझाया ही नहीं, नसीहत ही नहीं की कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई और मम्मी हमेशा मुझसे पापा से बचा लेती थी और मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो उस पर बरस पड़ती थी। इस तरह मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई छू भी नहीं सकता था। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजियाँ करने पर उतर आया। स्कूल में मुझे जिन दोस्तों से चिढ़ थी, वे बहुत बुरी बातें करते हैं। मैं उनके साथ बैठता था और वे जो मुझे चिढ़ाया करते थे, अब वह मुझसे हर बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी। अब मुझे वे बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल भी नहीं लगता था। यूँ मैं अब बहुत बुरा होता गया और पापों की दलदल में फंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था। खाना पीना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वह दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। रमन और चमन दोनों अपने अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छुपकर लड़कियों की फ़ोटो बनाने लगे। किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारे क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारे क्लास में प्रोफेसर साहब आए, जो कि हमें साइंस पढ़ाते थे। उन्हें भी वह बात पता चल गई थी और फिर वे बहुत शांत स्वभाव से समझाने लगे, ये बात बहुत बुरी है, लेकिन हम बिल्कुल निडर होकर बैठते हैं। तब ही सर बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती हैं। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर अमन ने खड़े होकर कहा, सर मेरी तो बहन ही नहीं है, मानो तो है। सर के कहने पर वह बड़ी तेज ठहाके मारकर मुस्कुराने लगा। क्या होता है, देखो बेटा, ये मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी बहन सेफ रहेगी। नहीं, ये कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे बहन के साथ भी ज़रूर बुरा होगा और फिर देखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपनी जवानी के सीढ़ी पर कदम रखा। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते उससे दोस्ती करते, फिर प्यार में उसको मीठी बातें करते और होटल के कमरे में लेकर चले जाते, जिसमें अमन और चमन और बंटी पहले से ही होते, और उस पर हम भूखे भेड़िए की तरह पड़ जाते। कितनी भी चीखती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीख कमरे में दबकर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन में किसी लड़की की इज्जत को उजाड़ कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम सी लड़की को देखा। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, मम्मी ने उस लड़की से कहा, जाओ नताशा बेटी, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, रंजीत। वह मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया था ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसको जल्दी से अपने बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती हुई मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर हो गई। तभी मम्मी बोली, बेटा, ये नताशा अब हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। उसे भी तुम अपनी छोटी बहन महक की तरह समझना, मम्मी ने कहा। और नताशा, ये आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना। महक ने भी मुस्कुराते हुए कहा था। नताशा देखने में तो बहुत भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी। नताशा मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। इसका मतलब वह बिल्कुल अनाथ थी। नताशा के दो भाई थे। उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी।
दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वे उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों भाई अपनी पत्नियों में मस्त रहते थे। उसकी भाभियाँ उससे बहुत जलती थीं। आए दिन उससे झगड़ा करती थीं, इसलिए वह मम्मी उसके साथ आ गई थी। मम्मी तो वैसे भी बहुत दयालु थी, सुबह उसे खुशी से अपने साथ ले आई थी और यूं मासूम सी भोली भाली नताशा बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझने लगी। नताशा को जो काम बताया जाता डट कर वह काम करने लग जाती थी और वह मेरे काम को तो बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े प्रेस करने को कहा था तो उसने अपने बालों से कंघा करते हुए छोड़कर मेरे कमरे में आ गई। रंजीत भाई, कौन से कपड़े प्रेस करने हैं? उसने मासूमियत से पूछा था और मेरे अंदर इधर तो एक अलग ही धीरे धीरे आग लगने लगा था। वैसे सफ़ेद वाला कर दो, मैंने कंघा करते हुए कहा था। नहीं रंजीत भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। उसने इतने सारे कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने उसे ज़ोर से अपने गले से लगा लिया था। उससे पहले कि मैं कोई और शरारत करता उसने अपने कदम पीछे कर लिए थे और उसके आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा था, कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि मुझे इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया करते जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि नताशा के गाल कितने नरम थे और वह भी एकदम नरम और फ्रेश फ्रेश। सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं भी नहीं सोच सका कि वह भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है और वह तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बात को समझती नहीं, बल्कि वह समझती है कि मैं भाई होने के नाते उसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी शादी में जाना था। नताशा ने जाने से मना कर दिया और मैंने भी मौका देखकर शादी में जाने से मना कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे घर वाले जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहता रहा, फिर मैंने नताशा को आवाज़ दी। वह समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वह पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वह कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हैं? गीले कपड़े, मेरी कलाई छोड़ दो। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने अपने टावल लपेटे और फिर बाहर निकल आया। नताशा अंदर अपने कपड़े बदल रही थी। मेरे अंदर का आग पूरी तरह उबल रहा था। मैं उसके कमरे में अंदर आ गया। नताशा के जल्दी से हड़बड़ा कर अपना दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी लगानी भूल गई। आप बाहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट हो रही थी। मैं उसके पास चला गया तो कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं भैया? बहनों से भाई ऐसा मजाक करते हैं क्या? रोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी, लेकिन मैं बेपर्दा आगे बढ़ा। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो, मैंने मुस्कुरा कर कहा था। आप बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकते। अपना कदम पीछे हटाती रही। देखो नताशा, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़े, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे रंजीत भाई, छोड़ दो। भगवान की कसम, तुम्हारी भी बहन है। हे भगवान, वह रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे इसी हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हाल में देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मम्मी ने भागकर उसे कपड़ों से ढका और यूं उससे गले से लगाकर रोने लगी। मम्मी ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम ले लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब नताशा ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी माँ बड़ी गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में जगह दी, तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। इससे पहले तो तुझे भाइयों ने भी निकाल दिया। और वह रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि मम्मी ने उसे घर से भी निकाल दिया। तभी मैं बाहर निकल आया। देखा नताशा, मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखा ना तुम्हारा क्या हाल हुआ। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें उस घर में वापस ले सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद पार कर दी थी। उसने एक जोरदार थप्पड़
मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तूने मेरी इज्जत के साथ खेला है। देखना कल मेरा बदला कोई और तुमसे ज़रूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वह रोती हुई चली गई। उसके बाद वह अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी उसकी कहानी सुनने के बाद भाइयों ने उसे ही गलत कहा, उस पर ही इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर दरवाज़ा खटखटाया जिसको वह जानती थी, लेकिन सब ने उसे बाहर निकाल दिया। वह पागलों की तरह गली गली डगर डगर भटकती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़े देखकर अंधाधुंध भागने लगी। रंजीत के बाद उसका हर रिश्ते से उसका विश्वास उठ चुका था। वह समझी कि वह आदमी भी उसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वह भागते भागते किसी चीज़ से टकराई और उतर कर सड़क पर जा गिरी। वहाँ से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके मरने के बाद उसका किस्सा दबकर रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वह मासूम लड़की किस चीज़ से टकराई थी। वह मेरी बाइक से थी, वह भी मैंने जानबूझकर किया, कोई मुझ पर केस ना कर सके। मैंने उस लड़की का रेप किया और फिर मैं थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तब मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में नताशा की कोई बात नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। पापा और मम्मी अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस किस्से को गुजरे साल भर हो गया था। एक दिन अंकित, नताशा का भाई, उससे मिलने आ गया। हम सब हैरान हुए कि उन्होंने नताशा के बारे में मालूम ही नहीं था, जबकि नताशा अपने घर भी नहीं गई थी। मम्मी ने उसे सारा किस्सा बताया तो वह एकदम गुस्से में आ गया, लेकिन मम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अंकित घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी मीना को अपने पास बुलाया और उसने नताशा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी। जब अंकित ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। अंकित अपनी पत्नी से बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वह मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वह भी बदनामी में। फिर ऐसे ही 5 साल बीत गया और अब मेरी बहन महक भी जवान हो चुकी थी। कुछ ही साल में मेरी बहन का रिश्ता आया, जो कि हर तरह से अच्छा था। मम्मी ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज़ शॉपिंग होने लगी। महक का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं। आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक नताशा का किस्सा था, उसे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो नताशा जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। इस बात का मुझे कोई एहसास भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। ये सोच कर ही मैं बहुत खुश खुश और सुकून में था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे देर है पर अंधेर नहीं। इस तरह महक को हल्दी की रस्म में घर में बैठा दिया गया और मम्मी और पापा फर्नीचर का सामान देखने चले गए। मैं महक के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैंने खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों का भीड़ देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। आंगन में मेरी बहन बिना कपड़ों की पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैंने नताशा को छोड़कर आया था। मैं कांप कर रह गया और लोग खड़े उसकी तस्वीर बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। मम्मी पापा भी आ गए, वह भी सब देख कर रोने लगे। नताशा याद आने लगी थी, जो मुझे भैया कहती थी, और हर वक्त वह याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि अब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि किसने किया। एक आदमी ने कहा, चमन ने। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ता हुआ गया। वह खाना खा रहा था। मैंने घर में घुसते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। उसी टाइम में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वह आकर मुझे पकड़ कर ले गई। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल कर लिए।
नताशा से मैंने ज़बरदस्ती की थी। मम्मी पापा अपना सीना थाम कर रह गए और अंकित और उसकी भाभी शर्मिंदा से नज़रें नहीं उठा पा रहे थे। मैंने सारे गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा दी। आज पूरे 11 महीने हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए, और इस सब का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। नताशा सही कहती थी, कुदरत ज़रूर इंसाफ करेगी। वह ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था। यही मेरी सज़ा है। जब मुझे अपने पापा की सेवा करनी चाहिए थी तो मैं जेल में आ गया था। बहन के मेरे कुकर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। नताशा ये रोज़ मेरे सपने में आती थी और मुझे कहती, रंजीत तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जब मुझे सज़ा मिले तो वह एक दिन मुस्कुराती हुई आई, देखा रंजीत, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन भगवान ने इंसाफ कर दिया। देखो उसने कैसा इंतकाम लिया मेरा। इतने साल में रंजीत की माँ सिर्फ 1-2 बार ही उससे मिलने आई थी। वह माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वह आज उसकी वजह से अपने ख़ानदान से भी कटने लग रही थी। जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी तो मैंने महसूस किया था कि मुझसे माँ मिलते हुए इतनी शर्म महसूस कर रही थी कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, और दरअसल गलती मेरी ही थी। मैंने तुझे अगर शुरू में ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है और यही हाल अब तेरे माँ बाप का है। मैं गली से गुजरते हुए उनको कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है ये तो वही जानते हैं। एक बात तय है, इंसाफ जो कुछ भी करे, पर पहले बुराई करने से पहले उसका अंजाम भी अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।